Do it a little faster, people. समझा है ना यारों? याद आ रहे हैं पॉइंट्स एक बार रफली? रिकमेंडेशन, फाइनलाइजेशन, सेपरेट बैंक अकाउंट, पेड, अनपेड डिविडेंड, आईईपीएफ. चलिए, इज दिस डन? यप, लास्ट में है क्या कहीं पे? डू इट फास्टर. हम फटाफट से नेक्स्ट पार्ट को करेंगे. इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. May I? Is there anyone who's still writing? यार लिख क्या रहे हो? बोलो तो सही तो मैं रुकूं. हाँ, May I? Yeah, चलिए, thank you so much. चलिए, what are we doing is इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. यार अभी क्या हुआ, बात निकली है तो खत्म कर देते हैं, वैसा हिसाब है. अभी जस्ट हमने डिविडेंड के अंदर देखा, लास्ट में अगर पैसा 7 साल तक वहां पर है तो कहां पे ट्रांसफर कर दिया? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. तो बात निकली तो खत्म करते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. एग्जाम में 2-3 बार ये भी पूछा जा चुका है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. उसके अंदर पैसा कहां से आता है और वो पैसे को कहां पे यूज करते हैं. दो चीजें कि उनके पास पैसे कंट्रीब्यूशन कहां से आता है, उनका सोर्स क्या है पैसे का, और वो पैसे को कहां यूज करते हैं. सबसे पहले उनके सोर्स क्या है, जो हमने पहला अभी जस्ट पढ़ा, एक क्या? अनपेड डिविडेंड. अरे यारो यहां पे वो पैसा आता है जिसका कोई हकदार नहीं, जिसका कोई मालिक ही नहीं, जो लेने ही नहीं आ रहा है. तो कहीं ना कहीं कंपनी उस पैसे को डिजर्व करती है क्या? कंपनी को तो देना है. अगर वो पर्सन लेने नहीं आ रहे तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सम इयर्स, यू हैव टू ट्रांसफर इट टू अनपेड, यू हैव टू ट्रांसफर इट टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. You have to transfer it to investor education and protection fund. And hence first हो गया unpaid dividend. वैसा ही matured deposits, कि डिपॉजिट की मैच्योरिटी आ गई थी, 2 साल हो गए, डिपॉजिट्स मैच्योर हो चुके हैं, बट अब वो पर्सन लेने ही नहीं आ रहा ना. नेक्स्ट, मैच्योर्ड डिबेंचर, डिबेंचर का रिडेम्पशन का टाइम आ गया पर वो लोग क्लेम करने ही नहीं आ रहे. मैच्योर्ड प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन टाइम आ गया, लेकिन वो जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे ना, वो रिडेम्पशन टाइम पैसा लेने ही नहीं आ रहे हैं. एप्लीकेशन मनी रिसीव टू बी रिफंडेड. कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन आपने रिसीव कर ली, आपने बैंक अकाउंट में ले ली, फिर उन लोगों के शेयर्स को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको आप रिफंड करना चाह रहे हैं, आपने उनको चेक दिए बट वो लोग चेक को वापस बैंक अकाउंट में इनकैश नहीं कर रहे, तो वो पैसा भी आपके पास ही एक्स्ट्रा बचा हुआ है. इस तरह का कोई भी पैसा है तो वो आता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में. ऐसा पैसा जो कंपनी डिजर्व नहीं करती बट कंपनी के पास है, वो कंपनी का पैसा नहीं है, कंपनी देना चाहती है, बट अगर वो शेयर होल्डर्स ले ही नहीं रहे तो आफ्टर सम टाइम पीरियड हर एक के अंदर है, वो पैसा आ जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में. 1 2 3 4 5. एक क्वेश्चन आता है, सर मान लीजिए 7 साल बाद अगर किसी को वो पैसा लेना है, आपने 7 साल बाद तो कहां ट्रांसफर कर दिया? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में. अब अगर कोई वो पैसा लेना चाहता है तो ले सकता है क्या? जी हाँ. यहां पे जो इसका पहला सोर्स ही हम पढ़ेंगे, दैट इज रिफंड ऑफ 1 2 3 4 एंड 5. ये जो 1 2 3 4 5 पढ़े उन सबका रिफंड इसका एक सोर्स है, एक यूज है पैसे का. सेकंड चीज से लास्ट चीज क्या है? अरे मान लो यहां पे हमारे पास में 20 लाख रुपए भी इकट्ठे किए हुए हैं, तो 20 लाख रुपए हम बैंक अकाउंट में रखेंगे हमेशा, हम उसको कहीं छोटे मोटी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो वहां से अगर कोई इंटरेस्ट या कोई इनकम आई तो वो भी इस फंड में ऐड होती रहती है, वो भी इस फंड में ऐड होती रहती है. इसका पहला यूज हमने पढ़ा, रिफंड इन केस ऑफ 1 2 3 4 5. इसका सेकेंड यूज एंड अ वेरी बेसिक यूज इज फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन. यारो नेम सजेस्ट दैट ना, इसका नाम ही क्या सजेस्ट करता है? प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए. तो फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर एक्चुअली, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इसको अलग ही पॉइंट रख देता हूं. एक हो गया फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर. इसके लिए इस फंड का यूज किया जा सकता है, फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर. एंड एक लास्ट यूज है, सब लोग ध्यान से, क्या लास्ट यूज है थोड़ा ध्यान से समझेंगे. टू रीइंबर्स
to reimburse the expenses of a क्लास एक्शन सूट. कभी कभी क्या होता है यारों, क्लास एक्शन सूट आपकी कंपनी के अगेंस्ट फाइल किए गए. आपकी कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई क्लास एक्शन सूट फाइल किया गया है तो क्लास एक्शन सूट के अंदर जो पैसा खर्च हुआ वो पैसा कौन भरेगा? अरे यारों, ओ माय गॉड, एक पर्सन केस लड़ रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अ ग्रुप. अगर केस जीते तो सब ग्रुप का बेनिफिट है. जी हाँ, तो वहां पर उस केस का जो खर्चा हुआ वो पर्सन क्यों बेयर करेगा? वो पैसा कहां से आएगा? तो वो पैसा रीइंबर्स किया जा सकता है फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. रीइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ अ क्लास एक्शन सूट इफ कोर्ट सो ऑर्डर्स. तो वहां पर होता है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ क्लास एक्शन सूट. दीज आर अ फ्यू यूजेस ऑफ द फंड मनी. सब लोग एकदम आराम से. यहां पे थे उस फंड के सोर्स कौन कौन से, ये उस फंड के यूजेस. सोर्स देखिए, पहले 5 तो याद ही रहेंगे. अनपेड डिविडेंड, उसके बाद में समझ लीजिए डिपॉजिट हो गया, डिबेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, मैच्योर हो गए पर अभी तक लेने नहीं आए, और लास्ट हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विच नॉट येट रिफंडेड, वो पैसा. एंड लास्ट इज अगर इस फंड ने कोई भी इंटरेस्ट या इनकम जनरेट की तो वो पैसा भी इसी फंड में ऐड होगा. इसका यूज, सबसे पहला यूज उन सबको रिफंड करने के लिए, दूसरा प्रमोशन के लिए, तीसरा प्रोटेक्शन के नाम इटसेल्फ सजेस्ट करता है, एंड लास्टली इज फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ क्लास एक्शन सूट एक्सपेंसेस. बिल्कुल ठीक है. दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर. चलिए सब लोग एकदम आराम से. हमने सबसे पहले डिविडेंड स्टार्ट किया. समझ लिए हमने 3 चीजें पढ़ी डिविडेंड के अंदर. एक सोर्स पढ़ा पर उसको हम काउंट नहीं करते, तो भी हमने 3 चीजें पढ़ी अबाउट डिविडेंड. सबसे पहले अगर लॉस के केस में डिविडेंड पे करना है तो रेस्ट्रिक्शंस. सबसे पहले बताइए मैक्सिमम रेट कितनी हो सकती है? एवरेज एज ऑफ प्रीसीडिंग 3 years. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद में हमने क्या देखा? मैक्सिमम अमाउंट, इट कैन बी 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. बैलेंस अमाउंट कितना होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल. बिल्कुल ठीक है, इजी टू गो. फिर हमने देखा फ्लो ऑफ डिविडेंड, और लास्टली हमने देखा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. इसे पेन डाउन कर लीजिए एंड वील हैव अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स. कूल. फिर हम वो लोग अकाउंट्स एंड ऑडिट स्टार्ट करेंगे. चलिए, ओके, प्लीज पेन इट डाउन. थैंक यू सो मच. Let's start. चलिए, the chapter which we are going to start here is accounts and audit. सबसे पहले चैप्टर का एक अच्छे से ओवरव्यू देखते हैं, thereafter we'll directly go into the chapter. As I said, this is a very easy chapter but a lengthy one. सब लोग यहीं पे. चैप्टर का नाम है accounts and audit. देखिए चैप्टर का पर्पस क्या है, बोर्ड पे आ रहा है. सबसे पहले पूरा फोकस यहीं पे. देखिए कैसा होता है हमारा बिजनेस, जैसे कि ट्रांजैक्शन होता है. अगर मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं एक प्रोप्राइटर के बिजनेस को, मान लीजिए मेरा बिजनेस है और मैं ही उसका ओनर हूं, मेरा ही पैसा है, मैं ही मैनेज कर रहा हूं, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती. बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे किसी और को रिपोर्ट करना है क्या? मुझे सिर्फ खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए चाहिए ना, दैट इज इट. लेकिन जब शेयर होल्डर्स अलग हैं और मैनेजमेंट अलग है, मतलब ओनरशिप किसी और के पास के और मैनेजमेंट किसी और के पास में, तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है. बिकॉज समवेयर द पर्सन हु इज मैनेजिंग द बिजनेस, उसको पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके पूरी चीज की रिपोर्ट देनी है टू द
ओनर, टू द शेयर होल्डर। सब लोग ध्यान से। तो क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे कोई भी ट्रांजैक्शन है, तो हम रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस में एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिलायंस फ्रेश का। सब लोग रिलायंस फ्रेश समझते हैं, रिलायंस फ्रेश के मार्ट्स हैं बहुत जगह पे, छोटे 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 से। वहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं जिसने उस रिलायंस फ्रेश वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसको उसके बारे में पता होना चाहिए। अरे मतलब कल को आपने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, तो क्या आप ध्यान रखेंगे उसमें सेल हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं ना, आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप सारे सेल्स देख रहे हैं। सब लोग ध्यान से। हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की, द चैप्टर्स नेम इज अकाउंट्स एंड ऑडिट, हम उस पर जा रहे हैं। हर एक कंपनी ने अकाउंट्स मेंटेन करके रखने होते हैं। अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं? सबसे पहले मेंटेन होता है जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले होता है जर्नल एंट्रीज। हमने पढ़ा है जर्नल एंट्रीज के बारे में बचपन में। जर्नल एंट्रीज, दिस अकाउंट डेबिट टू दैट, दिस अकाउंट डेबिट टू दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे साल भर के जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड। चलिए अब बात करते हैं पुणे में रिलायंस फ्रेश कितने हैं। पुणे में अराउंड 5 रिलायंस फ्रेश तो होंगे कम से कम, ठीक है। हर एक रिलायंस फ्रेश पे एक दिन की कितनी एंट्रीज होती होगी? थाउजेंड्स एक दिन की। पुणे में 5, तो थाउजेंड्स इंटू 5 कम से कम लैक्स में चले गए, ठीक है, डेली ट्रांजैक्शन। ऑल ओवर इंडिया में कितने रिलायंस फ्रेश होंगे? हंड्रेड्स, मतलब डेली के ट्रांजैक्शन क्रोर्स में चले गए। चलिए, और ये तो डेली के हैं, साल भर के ट्रांजैक्शंस ब्रिलियंट ट्रिलियन सब जगह चीजें क्रॉस हो गए ना। तो क्या शेयर होल्डर के पास इतना टाइम है कि आके जर्नल एंट्री चेक करेगा? नहीं। तो इसलिए हम जर्नल एंट्री को समराइज करके बनाते हैं लेजर्स। ऐसे बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं हम, लेजर्स बनाते हैं। उसके बाद लेकिन क्या इतना भी टाइम है शेयर होल्डर्स के पास कोई लेजर को चेक करेगा? नहीं। एंड हेंस इससे हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी हम समरी बनाते हैं एक बैलेंस शीट। कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के पास सिर्फ इतना टाइम है कि वो इस बैलेंस शीट को देख के जज करे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन मुझे बताइए, ये पूरे जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए किसने हैं? कौन बनाता है ये? कंपनी, बोर्ड। हाउ डू यू ट्रस्ट देम यार? बोर्ड, मैं शेयर होल्डर, मुझे डर किससे? फ्रॉड किसने नहीं किया होगा? बोर्ड ने। मुझे डर तो बोर्ड से ही है। और उसी टाइम पे अगर मान लीजिए बोर्ड ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, बैलेंस शीट बना रहा है, तो मैं उस पर विश्वास कैसे कर लूं? तो अगर ये बैलेंस शीट बोर्ड ने बनाई है और हमने शेयर होल्डर को दी, तो शेयर होल्डर इस पे बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन जब एक पर्सन इसी बैलेंस शीट के नीचे यहां पे साइन कर देता है, तो फिर शेयर होल्डर्स इस बैलेंस शीट के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। वो साइन करके इसके यहां पे क्या लिखता है? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। कौन होता है ये पर्सन? ऑडिटर। अरे ऑडिटर की इंपॉर्टेंस तब है क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीओडी दे तो कंपनी उस पर बिलीव, लेकिन अगर ऑडिटर ने उस पर साइन कर दिया, मतलब क्या कर लिया? उसका ऑडिट कर लिया, तो फिर शेयर होल्डर्स बिलीव कर देते हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिट। चैप्टर का फर्स्ट हाफ विल डील अबाउट दिस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, कितने ईयर्स तक मेंटेन करना है, फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ आएगा अबाउट ऑडिट, कि अब ऑडिट कैसे होता है, क्या होता है, एक ऑडिटर कितने टाइम तक अपॉइंट किया जा सकता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टली वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब हम अकाउंट्स के अंदर जा रहे हैं। अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले आ रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चैप्टर का बैकग्राउंड एकदम क्लियर है ना? चलिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीजें हम मेंटेन करते हैं, सब लोग ध्यान से। बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिर्फ तीन चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यू रिकॉर्ड ओनली 3 थिंग्स। व्हाट? एनी मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड, कोई भी मनी रिसीव की या एक्सपेंड की, फर्स्ट। सेकेंड, कोई भी आपने गुड्स परचेज किया या सेल किया, और कोई भी आपने असेट या लायबिलिटी क्रिएट किया, डिस्ट्रॉय की, मतलब असेट खरीदा या बेचा, लायबिलिटी आपने क्रिएट किया, लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ किया। इन 3 चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे यारो, मैंने कहने के लिए 3 चीज कहा। दीज 3 पॉइंट्स इंक्लूड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। टेल मी इवन 1 ट्रांजैक्शन जो इससे निकल गया हो,
इट इज नॉट पॉसिबल. These 3 points include, मतलब पहला पॉइंट, कोई भी पैसा आया या गया, 80% ट्रांजैक्शन तो वहीं चले गए ना. कोई भी असेट आपने खरीदा या बेचा, लाइबिलिटी खरीदी या बेची, और कोई भी गुड्स परचेज किए या सेल किए, तो कहीं ना कहीं सब कुछ कवर हो गया. 3 पॉइंट्स याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं, आपने बचपन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसा देखा है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से कौन सा पॉइंट याद आ जाएगा, एसेट लायबिलिटी. ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे, गुड्स परचेज और सोल्ड, सबसे बड़ा फीचर तो वहां पे ही होता था. और पीएनएल में क्या होता है, हमारे सारे इनकम और एक्सपेंसेस. उसका कोई यहाँ पे डायरेक्ट लॉजिक नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए कि 3 चीजें, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट. ट्रेडिंग से क्या याद आ जाएगा, गुड्स परचेज सोल्ड. पीएनएल से मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, और बैलेंस शीट से एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एकदम इजी टू गो. बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज टू बी कंपल्सरीली मेड ऑन डबल एंट्री बेसिस. डबल एंट्री वो है जिन्होंने बहुत लोगों का कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मे अकाउंट डेबिट टू यू. अरे कहने का मतलब है कभी कभी दिमाग, डबल एंट्री क्या होता है, डबल एंट्री इज लाइक कोई भी ट्रांजैक्शन है तो यू विल हैव टू डेबिट एज वेल एज क्रेडिट. तो वो है, कैसा होता है यारों, ये वो चीज है जो किसी को एक बार फिट हो गई तो हो गई, फिर उसके लिए कि इसमें क्या है, और जिसकी नहीं हो रही तो भाई नहीं हो रही. तो इट्स जस्ट, तो ऐसा होता है डबल एंट्री. बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपल्सरीली कैसे मेंटेन किया जाता है, डबल एंट्री. बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपल्सरीली अक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करना इज कंपल्सरी. अक्रूअल बेसिस सब लोग समझते हैं, मनी रिसीव और जितना खर्च हुआ उसके बेस पे नहीं, आपका इस ईयर का एक्सपेंस कितना है उस बेस पे, अक्रूअल बेस पे. मान लीजिए मैंने 2 साल की रेंट पे कर दी 10 लाख रुपीस, लेकिन मैं पीएनएल में सिर्फ कितना डेबिट करूंगा, 5 लाख. मैं पीएनएल के अंदर कितना एक्सपेंस चार्ज करूंगा, सिर्फ 5 लाख इस साल का. अक्रूअल बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ऑन अक्रूअल बेसिस. नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक भी हम रख सकते हैं, बट राइट नाउ इट इज जस्ट ऑप्शनल. जैसे कि डबल एंट्री इज कंपल्सरी, अक्रूअल इज कंपल्सरी, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करना अभी तक कंपल्सरी नहीं है, इट इज स्टिल ऑप्शनल. अभी तक ये ऑप्शनल है. उसके बाद लास्ट पॉइंट एक खास चीज आता है कि आपको ये कहां पे रिपोर्ट करना होता है, कहां पे आप इसको मेंटेन करते हो. आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं जनरली कहां पर, एट योर, या फिर आप रखो इसको एनी अदर प्लेस भी. आपको कहीं और रखना है ना, आप कहीं और रखो, एनी अदर प्लेस, बट जहां भी आप रखते हैं यू हैव टू इन्फॉर्म आरओसी विद इन 7 days. बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज टू बी मेंटेन्ड अक्रूअल बेसिस, कंपल्सरी. डबल एंट्री कंपल्सरी. इलेक्ट्रॉनिक कंपल्सरी है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शनल है. थोड़े समय बाद शायद इलेक्ट्रॉनिक भी कंपल्सरी कर देंगे, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ऑप्शनल. उसके बाद में ये 3 चीजें इसमें पेन डाउन होती है. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद में एक क्वेश्चन आया कि साहब हमें ये बताइए कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस का हेड ऑफिस है मुंबई, लेकिन रिलायंस के ब्रांचेस तो ऑल ओवर इंडिया है. रिलायंस के ब्रांचेस तो ऑल ओवर इंडिया हैं. मुझे बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ ब्रांच, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ ब्रांच हैज टू बी मेंटेन्ड एट द ब्रांच और एट द हेड ऑफिस. अब देखिए सुनिए, कुछ लोगों का कहना है हेड ऑफिस, कुछ लोगों का कहना है ब्रांच. एकदम आराम से आप मुझे बताइए. चलिए, पुणे में बिग बाजार है, कितने, 5-6 तो कम से कम ही होंगे, 5-6 बिग बाजार तो पुणे में होंगे ना. चलिए ठीक है. ऐसे ही पुणे के आसपास नासिक ले लिए हमने, सोलापुर ले लिया, इन सब जगह भी बिग बाजार है. चलिए ठीक है. बिग बाजार का हेड ऑफिस मान लेते हैं कहां पर है, बॉम्बे. मान लेते हैं बिग बाजार का हेड ऑफिस है बॉम्बे. आपको क्या लगता है यहां पे बिग बाजार पे मैंने एक लक्स का सोप बेचा, मैं हेड ऑफिस पे उसको रिपोर्ट करने जाऊंगा पहले? It has to be recorded at the branch itself. But what has to be done? They have to send summarized report periodically. They have to send summarized report periodically. तो कैसा होता है यारों, branch, books of accounts for branch can be maintained. देखिए अगर आप हेड ऑफिस में मेंटेन कर सकते हैं तो करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मना नहीं कर रहे, लेकिन ब्रांच का ऑप्शन दिया गया है और प्रैक्टिकली सब लोग ब्रांच पे ही करते हैं. फिर तो ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी मेंटेन्ड एट ब्रांच, लेकिन आपको पीरियोडिकली सेंड करने होते हैं समराइज्ड रिटर्न्स. समराइज्ड रिटर्न, आपकी जो भी रिटर्न्स की समरी है वो आप पीरियोडिकली सेंड करिए, वो आप पीरियोडिकली सेंड करिए. बिल्कुल ठीक है.
दिस इज अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसा कुछ चीज नहीं था बहुत ज्यादा याद करना था, लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। एंड 7 days, बाकी चीजें एनीवे भूलेंगे नहीं। अक्रूवल हो गया, डबल एंट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शनल है, ये चीजें प्रीटी मच याद रहेगी। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं, वो 3 पॉइंट्स। और अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रख सकते हैं, एनी अदर प्लेस, बट अगर कहीं भी और रख रहे हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म आरओसी विद इन 7 days, विद इन 7 days। एनी जो एनी अदर प्लेस बोला ना, इतना तो हाँ इंडिया में होनी चाहिए, एकदम कंफर्टेबल, कोई तकलीफ नहीं। चलिए, एज आई एम टेलिंग यू, वेरी इजी टॉपिक, इट्स जस्ट अ लिटिल लंबा है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक विल मूव टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सबसे पहली चीज आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सब लोग यहीं पे, व्हाट ऑल डू यू इंक्लूड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? 5 चीजें। सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ कोर्स ना, सबसे पहली चीज क्या, बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। सेकंड इज पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट कुछ केसेस में होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना एनपीओ, एनपीओ, वहां पे पीएनएल नहीं होता, वहां पे क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट हो गया बैलेंस शीट, सेकंड हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पीएनएल, और पीएनएल। थर्ड क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग कॉस्टिंग में करते हैं शायद, राइट? कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका कैश स्टार्ट कहां से हुआ, आपने साल भर में क्या क्या कैश आया और कहां कहां कैश गया, और एंड में आपके पास इतना कैश का बैलेंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है। देयरआफ्टर नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये वो चीजें शायद आपने प्रैक्टिकली देखी नहीं है, ये वो चीज शायद आपने प्रैक्टिकली देखी नहीं है, बिकॉज ये कुछ लिस्टेड कंपनी के डिस्क्लोजर्स में आती है, तो आपके लिए इतना ज्यादा अभी तक गया नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो ये भी होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अगर इन अ गिवन ईयर आपके इक्विटी शेयर्स के नंबर चेंज हो रहे हैं, आपने इश्यू किया और वो चेंज हो रहे हैं, तो आपको एक और डिस्क्लोजर देना होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। आपके लिए इतना नहीं, आपको सिर्फ याद होना चाहिए, उससे ज्यादा आपके लिए नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये 5 चीजें होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला क्या, पीएनएल, साथ में एक और चीज क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स खत्म हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें सिर्फ एक पॉइंट बता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारी चीजें हैं, बट एक चीज है जो आपको बहुत शिद्दत से याद रखनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन किसे करने होते हैं। दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साइन किसे करने होते हैं, पूरा फोकस यहाँ पे। इस पे एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आखिर साइन किसे करने हैं। सब लोग ध्यान से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज टू बी साइन बाय द चेयरमैन। हमारे बोर्ड का जो चेयरमैन है, एक और चीज, चेयरमैन को लेकर आपको कंसेप्ट क्लियर होता है ना। एक होता है बोर्ड का चेयरमैन, जो आपकी कंपनी का चेयरमैन, जो थ्रू आउट द ईयर चेयरमैन रहता है। एक होता है जनरल मीटिंग का चेयरमैन, वो सिर्फ उस जनरल मीटिंग के लिए चेयरमैन होता है। तो 2 अलग अलग कंसेप्ट है। चलिए, हम बात कर रहे हैं कंपनी का चेयरमैन, जो बोर्ड का चेयरमैन होता है। या उस चेयरमैन ने साइन करना है, या फिर हो सकता है कंपनी में चेयरमैन नहीं हो, और 2 डायरेक्टर्स या फिर 2 डायरेक्टर्स ने साइन करना है, वन ऑफ whom शुड बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर। इनमें से एक डायरेक्टर होना चाहिए, एक मैनेजिंग डायरेक्टर। सबसे पहला पॉइंट हो गया, चेयरमैन और 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ whom शुड बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर। सेकेंड, सीईओ, ओनली इफ ही इज अ डायरेक्टर। अरे क्योंकि समझिए, 2 लोग होते हैं इस टाइप के, हम केएमपी पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। एक होता है सीईओ, एक होता है सीएफओ। सीएफओ का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ध्यान रखना, सीईओ का काम नहीं है। सीईओ का काम है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का ध्यान रखना, कंपनी को एक्चुअली बिजनेस करवाना। सीएफओ का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना। एंड हेंस सीईओ हैज टू साइन ओनली इफ ही इज अ डायरेक्टर। देन कंपल्सरीली सीएफओ ने तो साइन करना ही है, और हमारे सीएस के साइन को तो जहां मौका मिलता है चिपका देते हैं लोग। सही में आप देखेंगे, जहां लायबिलिटी की बात आती है वहां पे सीएस भाई तू तो साइन करके निकल। तो कहीं ना कहीं सीएस का साइन यहां पे भी कंपल्सरी करा हुआ है। सब लोग ध्यान से, हु शैल साइन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे भरपूर, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे, तो एकदम ध्यान से, हु शैल साइन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले चेयरमैन और वन ऑफ whom शुड बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर। सेकेंड, सीईओ ओनली इफ ही इज अ सीएफओ एंड सीएस। 3 और 4 का तो कंपल्सरी रखा गया ना जी हाँ। चलिए,
उसके बाद देखते हैं और क्या चीज है, और एक खास चीज, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको एक चैप्टर है जो बहुत ज्यादा तंग करता है अकाउंट्स में, कंसोलिडेशन। खौफ, देखिए आपकी गलती नहीं है, आई विल बी वेरी फ्रैंक इन एडमिटिंग द फैक्ट कि सीएस एग्जीक्यूटिव का अकाउंट्स का सिलेबस इज अनरीजनेबल। द अकाउंट्स का सिलेबस इज अनरीजनेबल एट ऑल, गलत है, सिलेबस ही गलत है, आई एम टेलिंग यू। खैर उस पर डिस्कशन बाद में कभी करेंगे हम लोग, वरना मैं बह जाता हूँ। जो लोग जानते हैं मैं बह जाऊंगा तो आधा पौन घंटा लग जाएगा, सब बहते नहीं है, हम लोग वापस आते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेशन। देखिए कोई भी कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंपनी है और उसकी अगर कोई सब्सिडरी कंपनी या जॉइंट वेंचर कंपनी है तो उसके साथ में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करके एक व्यू देना है। मतलब क्या, सबसे पहले मेरी कंपनी की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन समझते हैं बिना कंसोलिडेशन के, मेरी कंपनी की स्टैंड अलोन, उस सब्सिडरी की स्टैंड अलोन और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस तरह से मुझे डिस्क्लोजर होता है। मान लीजिए मेरी कंपनी की 4 सब्सिडरी है तो मुझे एक मेरी स्टैंड अलोन और उन चारों से कंसोलिडेट की हुई एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मुझे डिस्क्लोज करनी है, मुझे डिस्क्लोज करनी है। एकदम कंफर्टेबल है, कभी भी कंसोलिडेशन करते हुए भी डिस्क्लोज करनी है। एक लास्ट पॉइंट ध्यान से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी होता है, बिल्कुल सही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कंपलसरी है। साहब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए तो क्या, अगर कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए तो आपने 3 चीजें डिस्क्लोज करनी है, आपने 3 चीजें डिस्क्लोज करनी है। सबसे पहली चीज डेविएशन, कि क्या स्टैंडर्ड था और आपने क्या किया। डेविएशन मतलब क्या आपने फॉलो नहीं किया है। फर्स्ट यू टू डिस्क्लोज द डेविएशन, सेकेंड यू टू डिस्क्लोज द रीजन, क्यों, आखिर क्यों, रीजन ऑफ सच डेविएशन, एंड थर्ड यू टू डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहता है कि आपको कंपल्सरीली फीफो फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहता है आपको कंपल्सरीली फीफो फॉलो करना है, आपने क्या फॉलो किया, लीफो। सबसे पहले क्या डिस्क्लोज करना है, द डेविएशन। डेविएशन क्या है, हमें कहा था फीफो, हमने किया लीफो, ये हो गया डेफिनेशन। सेकेंड हमें देना है रीजन, डेविएशन आखिर क्यों, तो हमने रीजन दिया कि हमारी कंपनी पिछले 10 साल से लीफो ही कर रही है, एकदम से अगर हम चेंज करें तो हमारे शेयर प्राइस इफेक्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इस साल भी लीफो ही कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया, रीजन। थर्ड पॉइंट में फाइनेंशियल इफेक्ट, मतलब क्या, अगर हम लीफो नहीं और फीफो फॉलो करते, अगर हम लीफो नहीं और फीफो फॉलो करते तो क्या प्रॉफिट में डिफरेंस आता, इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट। तो हमें 3 चीजें डिस्क्लोज करनी थी। प्रैक्टिकल से आपको एग्जांपल दिया याद रखने के लिए, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा इस पे, अगर आएगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं की तो 3 डिस्क्लोजर। सबसे पहला क्या, सेकेंड, थर्ड फाइनेंशियल इफेक्ट, दैट्स इट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या चीजें होती है, 5 चीजें। दूसरी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन कौन करेगा, तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पॉइंट, बस दैट्स इट। बाकी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करनी है वो तो खैर याद ही रहता है, दैट इज ओके, बिल्कुल ठीक है। चलिए यार, इसके बाद में आपको दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड एट एजीएम, तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने ऑर्डिनरी बिजनेस का फर्स्ट पॉइंट देखा था, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो है ही है ऑब्वियस है। चलिए इजी, मुझे बस एक पॉइंट बता दीजिए एंड वील मूव ऑन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आखिर साइन कौन करता है, और वन मैनेजिंग, सेकेंड ओनली इफ ही इज अ, थर्ड लास्ट, एकदम परफेक्ट जा रहे ना। चलिए यारो, ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द ब्यूटीफुल कांसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। क्या कांसेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। यारो हमने कल एक कमिटी पढ़ ली थी, सीएसआर कमिटी, वहां पे हमने लिमिट पढ़ी ली थी ना, वही लिमिट है, वही लिमिट है। सीएसआर का कंसेप्ट एप्लीकेबल है ऑन अ कंपनी हुज नेट प्रॉफिट इज 5 CR और मोर, नेट वर्थ इज एंड टर्नओवर इज 1000 CR, तो उसके ऊपर सीएसआर कंपलसरी है। लेकिन आखिर साहब ये तो बताओ सीएसआर होता क्या है, सीएसआर होता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। एवरी कॉर्पोरेट जिसके ऊपर ये लिमिट अट्रैक्ट हो गई, जो इस लिमिट को क्रॉस करता है और है किसी भी पॉइंट को क्रॉस करता है, उसको कंपलसरीली अपने प्रॉफिट का 2%, ये प्रॉफिट क्या साहब, ये होगा मेरा एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग, उसका 2% मुझे यूज करना है फॉर सम सीएसआर एक्टिविटी। हर एक कंपनी, इसमें एक पॉइंट बहुत खास है इसलिए कह रहा हूं, एकदम ध्यान रखिएगा, हर एक कंपनी जिसके ऊपर सीएसआर का प्रोविजन अप्लाई हो जाता है, हर एक कंपनी जिसके ऊपर सीएसआर का प्रोविजन अप्लाई हो जाता है, उसको अपने एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 इयर्स का
2% यूज करना है फॉर सम CSR एक्टिविटी। एकदम ध्यान है, एकदम इजी टू गो। इसका जो प्रिंसिपल है CSR का, दैट इज कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है इसे? कंप्लाई और एक्सप्लेन। मतलब क्या है, या तो आप 2% CSR के लिए यूज करो, या तो आप कंप्लाई करो। अगर मान लीजिए आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, आपको सिर्फ रीजन देना है कि हमने CSR के लिए पैसा खर्च क्यों नहीं किया। कंप्लाई और एक्सप्लेन। तो या तो आप कंप्लाई के लिए 2% दे दीजिए, और अगर कंप्लाई नहीं करें तो यू हैव टू एक्सप्रेसली गिव अ रीजन कि हमने ये 2% का अमाउंट जो है वो क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। समझ रहे हैं क्या है यहां पे? तो कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रिंसिपल। अब एक लास्ट पॉइंट मिस आउट हो जाता है, सब लोग ध्यान से। CSR के अंदर एक बहुत खास चीज है जो नॉर्मल लिमिट्स के अंदर नहीं होती। CSR के अंदर कैसा है यारों, मान लीजिए ईयर 1 के अंदर आप लिमिट के अंदर टच हो गए, आप लिमिट के अंदर टच हो गए, ईयर 2 आपको कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए ईयर 2 में आप लिमिट के बाहर हैं, फिर भी आपको ईयर 3 में फॉलो करना पड़ेगा। सब लोग ध्यान से, CSR के अंदर इट्स अ वेरी क्रिटिकल, एकदम अलग एक्सेप्शनल सा कंसेप्ट है, समझेंगे ध्यान से। CSR के जाल में आने के लिए तो आपको सिर्फ एक बार लिमिट को टच करना है। एक भी बार अगर आपने लिमिट को टच कर लिया, ये है ईयर 1, ईयर 1 में मान लीजिए आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया है, बिल्कुल ठीक है, आपके ऊपर CSR एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर ईयर 2। एप्लीकेबल हो गया, बिल्कुल ठीक है। ईयर 2 में मान लीजिए लिमिट को क्रॉस नहीं किया, तो हमें क्या लगता था कि ईयर 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, हमें क्या लगता था ईयर 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन यारो ध्यान समझिए, ईयर 3 के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब क्या हुआ, हमने ईयर 3 के अंदर भी लिमिट क्रॉस नहीं की। यारो मैं कौन सी लिमिट की बात कर रहा हूं, 5 CR, 500 और 1000 CR, तो सब लोग साथ में ना। ईयर 3 के ऊपर फिर भी एप्लीकेबल रहा, ईयर 3 के अंदर भी हमने लिमिट क्रॉस नहीं की, यारो ईयर 4 पे भी एप्लीकेबल रहेगा। साथ में रहिएगा मेरे, ईयर 4 में भी मैंने लिमिट क्रॉस, ईयर 5 पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मतलब क्या, आप एक भी बार अगर लिमिट टच कर देते हैं तो आपके ऊपर CSR एप्लीकेबल हो गया, बट CSR के परव्यू से बाहर जाने के लिए आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक लिमिट से बाहर रहना होगा। CSR का प्रोविजन ये कहता है कि CSR का प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल, CSR का प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल इफ आप लिमिट टच कर दी तो, लेकिन अगर इस प्रोविजन से बाहर आना है तो आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक लिमिट के बाहर रहना होगा। 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक अगर आप लिमिट के बाहर हैं, तब जाके आपके ऊपर से CSR के 2% की रिक्वायरमेंट जाएगी, अदरवाइज CSR के 2% की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और CSR के अंदर एनीवे कैसा रहता है, कंप्लाई और एक्सप्लेन। अगर आपको नहीं भी करना, आप लिमिट के अंदर क्रॉस करते फिर भी आप नहीं करना चाहते, यू जस्ट नीड टू गिव अ रीजन कि मैं क्यों 2% को ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं। कंप्लाई और एक्सप्लेन, एंड दिस पॉइंट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल इजी टू गो है, समझ गया सब लोगों को? चलिए यारों, thereafter we are moving towards audit, we are moving towards audit। एक छोटा सा पार्ट है, वैसे तो इंटरनल ऑडिट आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, बट उसको हम सिर्फ एक बार रैप अप कर लेते हैं। फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिट। सबसे पहले यारों, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑडिट? आप में से कुछ लोगों ने सेकेंड ग्रुप के ऑडिट को पढ़ा होगा, एकदम डिटेल में है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, एकदम ध्यान से, स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है और एक इंटरनल ऑडिटर होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज दैट पर्सन, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज दैट पर्सन जो कि हमने पढ़ा ना, साल भर में कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, उसके बाद ऑडिटर से ऑडिट कराती है, फिर शेयर होल्डर्स को देती है। वो जो ऑडिट करता है ना, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी। अब यारों डर क्या रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये डर लगता है कि मान लीजिए जब ईयर एंड में ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे, और उसने अगर गलती निकाल दी और उसने अगर ये कह दिया दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो कहीं ना कहीं मार्केट में शेयर प्राइस भी बहुत फॉल हो जाएगी, बोर्ड के ऊपर से विश्वास उठेगा, और ऐसे बहुत सारे रिपरकशंस आते हैं। एंड हेंस बोर्ड नेवर वांट्स कि वो जो डायरेक्टर है, वो जो ऑडिटर है, कौन सा वाला, स्टेट ऑडिटर, उसको कोई गलती मिले।
एंड हेंस बोर्ड क्या करता है, वो अपनी कंपनी के अंदर एक ऑडिटर अपॉइंट कर लेता है और उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिटर। उस इंटरनल ऑडिटर कहते हैं कि भाई तू साल भर ध्यान रख कंपनी के अंदर की कोई भी मिस्टेक ना हो, ताकि जब वो स्टैट ऑडिटर आए तब वो कोई गलती निकाल ना सके। इंटरनल ऑडिटर इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट एम्प्लॉय। वो तो साल के एंड में आके सिर्फ ऑडिट करने के लिए आ रहा है, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है। इंटरनल ऑडिटर इज योर एम्प्लॉय। एक बेसिक आउटलुक है। हमारे सिलेबस में इधर कंपनी लॉ में क्या है, इतना सा है कि इंटरनल ऑडिटर कब कब कंपलसरी है, कब कब कंपलसरी। देखिए आपको लिमिट दिखेगी वहां पे, ऑल लिस्टेड कंपनी, ऑल लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है। उसके बाद में एनी पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट इज इक्वल टू मोर देन 25 CR। बोर्ड पे एनी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू मोर देन 50 CR। एनी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर वगैरह इज मोर देन इक्वल टू 100 CR। एंड लास्टली टर्नओवर मोर देन इक्वल टू, अरे क्या बेहतरीन लिमिट्स है, इतने इससे इजी लिमिट्स हो सकती है क्या? इंटरनल ऑडिट की लिमिट्स हैं फॉर, देखिए ऑल लिस्टेड कंपनी खत्म हो गया, पब्लिक कंपनीज के लिए 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200। आपको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट याद रखना है। फर्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, सेकेंड वन इज पेड अप कैपिटल, थर्ड वन इज आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर एंड लास्ट वन इज टर्नओवर। अरे यारो इन एनी केस ये तो आपको भी हमेशा समझ गया होगा अभी तक कि जो हाईएस्ट लिमिट होती है हमेशा किसकी होती है? टर्नओवर की। तो उस तरह से एंड एवरी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी कोई लिमिट इन रखी, उसके लिए ये दोनों चीजें वापस रिपीट कर दी। एवरी प्राइवेट कंपनी हुज आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग इज 100 CR और मोर, और उस टर्नओवर इज 200 CR और मोर, और उस टर्नओवर इज 200 CR और मोर। एक बार वापस मैं एप्लीकेबिलिटी पूरी बता रहा हूं। इंटरनल ऑडिटर की एप्लीकेबिलिटी कंपलसरी कहां गई है? एवरी लिस्टेड कंपनी, डन। एवरी पब्लिक कंपनी हुज आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट is equal to more than 25 CR, paid up share capital equal to more than 50 CR, outstanding loan borrowing, turnover 200 CR. Every private company whose outstanding loan and borrowing, turnover 200 CR. Easy right? याद रह जाएगा बहुत कंफर्टेबली। इंटरनल ऑडिटर। अब चैप्टर का हम गैर स्विच करके जा रहे हैं टुवर्ड्स स्टैट ऑडिटर, टुवर्ड्स स्टैट ऑडिटर। एकदम ध्यान से, बहुत ही कंफर्टेबल टॉपिक है ये। जो टॉपिक अब हम पढ़ रहे हैं ये सेम है आपके ऑडिट का चैप्टर नंबर 2। ऑडिट का चैप्टर नंबर 2 इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। मोर लेस यही ये वाला और वहां पर सेम कंटेंट रहेगा एकदम आराम से। सबसे पहली चीज आ रही है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। देखिए आ रहा हूं, जनरली ऑडिटर कहां अपॉइंट होता है? जनरल मीटिंग। अरे हमने पढ़ा तो है, ऑर्डिनरी बिजनेस था ना लास्ट वाला, तो ऑडिटर कहां अपॉइंट होता है? जनरल मीटिंग में। लेकिन दो केसेस हैं जहां पे ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। बोर्ड अपॉइंट करता है। चलिए कौन से दो केसेस देख रहे हैं? सबसे पहला केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। सेम प्रॉब्लम है यारों। क्या प्रॉब्लम है समझिएगा। ये साल भर हम बिजनेस करेंगे, फिर जनरल मीटिंग पे हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाना चाह रहे हैं, तो हमें तो जनरल मीटिंग के पहले एक ऑडिटर चाहिए ना। एंड हेंस फर्स्ट ऑडिटर को हम जनरल मीटिंग तक वेट नहीं कर सकते फर्स्ट ऑडिटर के लिए। तो फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड अपॉइंट करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है 30 डेज के अंदर, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 30 डेज के अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को। अगर 30 डेज के अंदर समझ लीजिए नहीं अपॉइंट कर पाए, अगर 30 डेज के अंदर समझ लीजिए अपॉइंट नहीं कर पाए, देयर आफ्टर मेंबर्स विल, सबसे पहले बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। अगर बोर्ड फेल्स तो फिर कौन अपॉइंट करेंगे? विद इन 60 और 90 डेज। आपने मैं बताऊंगा 60 कहां आएगा। 60 आएगा गवर्नमेंट कंपनी केस में, तो रुकिए उसके लिए एकदम आराम से। बोर्ड द मेंबर्स विल अपॉइंट विद इन 90 डेज। तो मतलब क्या है, फर्स्ट डायरेक्टर्स का चांस किसको दिया? फर्स्ट ऑडिटर का चांस किसको दिया? डायरेक्टर को। दे हैव टू अपॉइंट विद इन 30 डेज। नहीं कर पाए तो फिर मेंबर्स करेंगे विद इन 90 डेज। नेक्स्ट आता है सर एक और केस कौन सा है बोर्ड अपॉइंट करेगा? इन केस ऑफ कैजुअल। और एक कैजुअल वैकेंसी कल पढ़ा था ना,
डेथ हो गया, रिमूवल हो गया, वो सारे केस कौन से होते हैं? कैजुअल वैकेंसी के। अरे मान लो हमने ऑडिटर अपॉइंट किया था, निपट गया। अरे निपट सकता है ना यारो, आपके मेरे हाथ में थोड़ी, उसको रोकेंगे थोड़ी भाई ऑडिट करके जा, निपट गया। तो अब क्या कर सकते हैं समझ लीजिए, तो उस केस में कहीं ना कहीं कैजुअल वैकेंसी हो गई। अब कौन अपॉइंट करेगा? अगेन बोर्ड विल अपॉइंट। वेरी इजी। यहां पे एक खास चीज है, बोर्ड विल अपॉइंट विद इन हाउ मेनी डेज? इजी। यहां पे एक स्टार पॉइंट है, अगर केस है रेजिग्नेशन का, अगर केस है रेजिग्नेशन का तो भी बोर्ड विल अपॉइंट विद इन, लेकिन यहां पर आपको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना होगा विद इन 3 मंथ्स। ये क्यों है यारो, समझिए क्यों है। वो ऑडिटर रेजिग्नेशन देकर गया, वो ऑडिटर रिजाइन कर गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब बीओडी नए ऑडिटर को अपॉइंट करें, अरे यारो ये तो कितना खतरनाक चीज हो रही है। आप समझो, ऑडिटर को लाए किसका फ्रॉड पकड़ने के लिए है? बीओडी का। और अपॉइंट कौन कर रहा है? तो कहीं ना कहीं गलत होने का बहुत अच्छा खासा चांस है, एंड हेंस यहां पर इसलिए अप्रूवल लेना होता है शेयर होल्डर से विद इन 3 मंथ्स, अगर रेजिग्नेशन का केस है। क्योंकि वो पर्सन रिजाइन करके गया, मतलब कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ होने का अच्छा खासा स्कोप है, तो 3 मंथ्स के अंदर अप्रूवल लेना है फ्रॉम शेयर होल्डर्स। एक बार तो बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। सब लोग इजी टू गो। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जनरली ऑडिटर को अपॉइंट करने का राइट किसके पास होता है? बोर्ड। कौन बोल रहा है? जनरली किसके पास होता है? शेयर होल्डर्स। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। वो एक्सेप्शनल केस कौन से हो गए? फर्स्ट ऑडिटर का काम कितना दिन मिला है बोर्ड को? 30 डे। नहीं हुआ तो फिर मेंबर्स को 90 डे। एकदम इजी टू गो, डन। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कैजुअल वैकेंसी। बोर्ड अपॉइंट कर सकता है विद इन, एकदम इजी टू गो, खत्म। लेकिन अगर केस है तो बोर्ड तो अपॉइंट करेगा 30 डेज में, लेकिन इट हैज टू बी अप्रूव्ड विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, दैट्स इट। उसके बाद में हम गवर्नमेंट कंपनी को साथ में करते थे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो प्रोविजन है वो भी साथ में कर लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? सब लोग ध्यान से। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर एक खास पर्सन आता है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑडिटर का। हमारे यहां चांस किसको दिया था सबसे पहले? यहां पे चांस बोर्ड को नहीं दिया जा रहा है, यहां पे पहले चांस किसको दिया जा रहा है? अरे सीएजी का नाम सुना होगा ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यारों कैसा है सीएजी? एक गलतफहमी रहती है, हमें लगता है सीएजी सारे गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करेगा। यारों नहीं, सीएजी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट नहीं करता है, सीएजी करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट। सीएजी खुद ऑडिट करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। गवर्नमेंट कंपनीज के लिए सीएजी सिर्फ ऑडिटर को अपॉइंट करता है, अपॉइंट करके देगा बस, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट ऑडिटर केस है तो सीएजी विल अपॉइंट विद इन 60 डेज। सीएजी को दिया गया टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज। इफ सीएजी फेल्स thereafter board will appoint within 30 days, and if at all board also fails thereafter members will appoint within 60 days। ये है मेंबर्स का 60 डेज का प्रोविजन, ये है मेंबर्स का 60 डेज का प्रोविजन। गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहला चांस किसको? विद इन 60 डेज। नहीं किया तो बोर्ड, नहीं हुआ उनसे भी तो मेंबर 60 डेज। एंड उसके बाद में आता है कि जनरली उसके बाद में कौन अपॉइंट करेगा? तो सब्सीक्वेंटली एवरी ईयर कौन अपॉइंट करता है? सीएजी ही अपॉइंट करता है। सब्सीक्वेंट की बात करो यहां पे, सब्सीक्वेंट एवरी ईयर सीएजी अपॉइंट करता है। सर ऐसे कैसे सीएजी अपॉइंट करता है? आपने बताया था ऑडिटर अपॉइंट करने का राइट किसके पास है? शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट कंपनी का शेयर होल्डर कौन? तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो अपॉइंट कर रहा है ये, गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपॉइंट कर रहा है, एंड हेंस जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो भी यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। सीएजी अपॉइंट करता है विद इन 180 डेज सब्सिक्वेंटली। मतलब फर्स्ट ऑडिटर तो इतनी सारी कहानी है, एक बार फर्स्ट ऑडिटर की बात गई, उसके बाद सब्सिक्वेंटली एवरी ईयर तो सीएजी ही अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज। एकदम कंफर्टेबल है। ये हमने देखा है गवर्नमेंट कंपनी और बोर्ड। एक बार खुद को कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एक बार खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए। हम बात करें नॉर्मल कंपनी की। नॉर्मल कंपनी के अंदर फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड। सुनो, कोई भी देखना मत, देखना मत, क्या रुकिए, एकदम आराम से। चलिए सब लोग यहां पे एकदम आराम से, कोई नोट्स में देखिए, लेट्स सी आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
एक नॉर्मल कंपनी के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड विद इन 30 days. नहीं हुआ बोर्ड से तो फिर मेंबर्स विद इन 90 days. चलिए मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी. फर्स्ट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी हु विल गेट अ चांस टू अपॉइंट विद इन 60 days. गलत हो गया ना? विद इन 60 days. बोर्ड नॉर्मल कंपनी के अंदर बोर्ड को मिले थे 30 days, सीएजी को गवर्नमेंट कंपनी मिलते हैं 60 days. अगर सीएजी 60 days में नहीं कर पाया तो बोर्ड गेट्स, और बोर्ड नहीं कर पाया तो मेंबर्स गेट 60 days. 60 days. तो यहां पर इट इज 30-90, यहां पर इज 60-30-60. 60-30-60. क्लियर हो रहा है? चलिए अब बात करते हैं कि सीएजी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सब्सिक्वेंटली कौन अपॉइंट करता है एवरी ईयर विद इन 180 days. स्टोरी क्लियर है. चलिए आते हैं हम पिछले पेज के टॉपिक पे, प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. आखिर ऑडिटर लाते कहां से? हमें नहीं समझ रहा कि आखिर ऑडिटर लाते कहां से ऑडिटर आते हैं, कहां से अपॉइंट किया जाता है. देयर इज अ प्रोसीजर. एकदम आराम से. अगर हमारी कंपनी के अंदर ऑडिट कमिटी है, अगर हमारी कंपनी के अंदर ऑडिट कमिटी है तो ये जो ऑडिट कमिटी है ये रिकमेंड करती है ऑडिटर को. सब लोग यहां पे, अगर आपकी कंपनी के अंदर ऑडिट कमिटी है तो वो ऑडिट कमिटी ढूंढ के लाएगी और वो रिकमेंड करेगी कि ये ऑडिटर्स हैं, इनमें से किसी को अपॉइंट कर लेते हैं. तो ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगी ऑडिटर को. रिकमेंड करते टाइम वो क्या क्या चीज का ध्यान रखेगी? वो ध्यान रखेगी उनके पास क्या एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन है, 1. और सेकंड वो ध्यान रखेगी उनके अगेंस्ट पेंडिंग प्रोसीडिंग कौन कौन सी है. बिल्कुल सही है. उनके एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन देखा जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा सीए है, ये बंदे ने सीएफए किया, इस पर्सन ने सीडब्ल्यू किया, ऐसी उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी. उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि हाँ यार 10 साल से ऑडिट कर रहा है. उसके अगेंस्ट पेंडिंग प्रोसेसिंग, हाँ भाई 4 फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं इसके अगेंस्ट. क्या बात? अरे कहने का मतलब है उसके अगेंस्ट जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब देखा जाएगा और उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपॉइंट करेंगे. ऑफ कोर्स हम लोग कोशिश करेंगे कि पेंडिंग प्रोसीडिंग ना हो, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन उसका बहुत अच्छा हो. हम ये देखेंगे उसका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन शुड बी कमेंसुरेट विद द कंपनीज नीड. हमारी कंपनी की जो नीड है उसके हिसाब से उसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होना चाहिए. ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. लेकिन अरे साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्यों अपॉइंट कहां पे होगा? जनरल मीटिंग पे. अरे सिर्फ एक प्रोसीजर है, सिर्फ एक प्रोसीजर है. अब बीओडी देखेगा उसके रिकमेंडेशन को. बीओडी या तो उसके रिकमेंडेशन से अग्री करेगा कि हाँ भाई साहब सही बंदे को भेजा है, तो बीओडी उसे ऐसा कैसा फॉरवर्ड कर देगा एट जनरल मीटिंग. अगर बीओडी अग्री करता है तो फॉरवर्ड कर देगा जनरल मीटिंग पे. मान लीजिए बीओडी अग्री नहीं करता, तब क्या करेगा? तो फिर बीओडी ओन रिकमेंडेशन, अपने खुद के रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करेगा एट द जनरल मीटिंग. दैट इज हाउ ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड. ऑडिट कमिटी रिकमेंड करता है, 2 चीजों को ध्यान रखते हुए. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री करते हैं तो फॉरवर्ड करेंगे, अग्री नहीं करते तो फिर अपने खुद के रिकमेंडेशन, उनको कैंसिल आउट कर दिया जो उन्होंने भेजा था, खुद किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं टुवर्ड्स द जनरल मीटिंग. इजी है, वेरी इजी ना. चलिए उसके बाद में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर. सब लोग ध्यान से, ये इट्स ऑल देयर इन द बुक, राइट? बड़ा इजी टॉपिक चल रहा है. आई डोंट थिंक ये बिल्कुल कंफ्यूजन लायक है. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर. रोटेशन के लिए एप्लीकेबल लिमिट दी गई है. दैट इज ओके इफ यू रिमेंबर, दैट इज ओके इफ यू डोंट रिमेंबर इट. लेकिन रोटेशन का कंसेप्ट आना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन? रोटेशन का कहना है दैट इफ एन इंडिविजुअल, देखिए अभी तक हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी नहीं है, मैं बताता हूं क्वालिफिकेशन क्या है. Qualification for doing an audit, qualification to be a stat auditor is a person has to be a practicing chartered accountant. इंडिविजुअल है तो पीसीए है, प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो स्टैट ऑडिट कर सकता है. या फिर इफ इट इज अ फर्म तो मेजॉरिटी पार्टनर्स होने चाहिए सीए. इफ इट इज अ एलएलपी तो वो भी ऑडिट कर सकती है, लेकिन यहां पे साइन कर पाएंगे ओनली दोस पार्टनर्स विच आर सीए. बिल्कुल ठीक है. तो 3 लोग, इंडिविजुअल कर रहा है तो होना चाहिए एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्म कर रही है तो वो क्या होनी चाहिए? मेजॉरिटी सी होने चाहिए. एलएलपी कर रहा है तो चलेगा, लेकिन उसके अंदर साइन सिर्फ वो लोग कर पाएंगे जो लोग हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. वेरी इजी. ये हो गया क्वालिफिकेशन.
अब पढ़ाता हूं मैं आपको रोटेशन. रोटेशन क्या कहता है? दैट अ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक इंडिविजुअल एक कंपनी का ऑडिटर बन के रह सकता है ओनली फॉर 5 years. सिर्फ 5 साल तक उनका ऑडिटर है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता. उसके बाद में देयर इज अ कूलिंग पीरियड ऑफ, कूलिंग पीरियड मतलब इन 5 सालों के लिए वो आपका ऑडिटर नहीं बन सकता. उसके बाद चाहो तो वापस अपॉइंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक इंडिविजुअल कैन बी योर ऑडिटर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. Whereas a firm can be your auditor for 2 terms of 5 years. Never say 10 years. A firm can be your auditor for 2 terms of 5. Thereafter again आएगा cooling period of 5 years. कूलिंग पीरियड 5, फिर वापस 10 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, फिर वापस 10 साल के लिए. अगर किसी के दिमाग में ऐसा डाउट आया हो, अगर किसी के दिमाग में ऐसा डाउट आया हो, सर मैं क्या करूंगा साहब, फर्म है, हमने बेयर एक्ट पढ़ा है साहब, हमने पढ़ा उसमें लिखा है कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 10 years है, मतलब कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 10 years के बाद उसको रोटेट करना कंपलसरी है. मैं क्या करूंगा साहब, जैसे ही 9 years हुए, मतलब 5 साल का एक टेन्योर हुआ, फिर 4 years ही हुए थे और यहां पे रिमूव कर लूंगा. उसके बाद में 1 साल का गैप ले लूंगा और वापस आ जाऊंगा 5 सालों के लिए. क्या यहाँ पे कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 10 years हुआ था क्या? नहीं. कैसा है यारों, लॉ की अगर हम लिटरली रीड करेंगे ना तो ये पॉसिबल है. लेकिन यही चीज लॉ को भी रियलाइज हुआ, उसके बाद में एक नोटिफिकेशन आया कि इवन दो लिखा गया है कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 10 years, कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 10 years, बट अगर उसके बीच में ब्रेक भी आता है तो भी उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा. और यहां पे जैसे ही 1 year होता है, ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years. तो अब हमारे लिए लॉ कैसा हो गया, अगर एक पर्सन 10 साल तक काम कर चुका है तो वो 5 साल के लिए काम नहीं कर सकता. दैट्स इट. वापस रिपीट कर रहा हूं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर. रोटेशन ऑफ ऑडिटर इतना सा है, इफ एन इंडिविजुअल इज ऑडिटर ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ सिंगल टर्म ऑफ, and if it is a firm 2 terms of 5 years, and thereafter cooling period comes for 5 years. Very comfortable, right? चलिए उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ ऑडिटर. रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर में मैंने कैसा लिखा है, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. नहीं, उसको हम चेंज कर देंगे, रुकिए. हमने लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. सब लोग ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, कोई डिफरेंस है क्या? यस. वहां लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, यहां लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन. यारो ध्यान से समझिएगा, वी टेंड टू कमिट दिस मिस्टेक. पहले क्या ऑब्टेन करना है, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ऑब्टेन कर लिया, फिर आपने लेना है स्पेशल रेजोल्यूशन. एंड फॉर दैट मैटर इसके पहले भी आपको एक चीज ऑब्टेन करनी है, बोर्ड रेजोल्यूशन. मतलब सबसे पहले बोर्ड तो डिसाइड करेगा, एक डायरेक्टर का मन हुआ तो चले थोड़ी चले जाएगा रिमूव करने के लिए. सबसे पहले आपने पास करना है एक बोर्ड रेजोल्यूशन. और सब लोग ध्यान से, बोर्ड रेजोल्यूशन जैसे ही पास हुआ उसके 30 days के अंदर आपको अप्लाई करना है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के 30 days के अंदर अप्लाई करना है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मिलने के 60 days के अंदर यू टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन. और ये सारी चीजें कर दी तो यू कैन रिमूव ऑडिटर. अरे आप देखो तो सही, एक स्टैट ऑडिटर को रिमूव करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, फिर जाके स्पेशल. क्यों? अरे वो आया क्यों था, आपका फ्रॉड आइडेंटिफाई करने के लिए. अगर ये प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिया रहता, अगर प्रोसीजर रख दिया रहता कि हाँ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके निकाल सकते हैं, तो कोई भी ऑडिटर आया उसने एक भी फ्रॉड फाइंड किया, आप क्या करते, उसको निकाल देते ना. एंड हेंस प्रोसीजर टफ रखा गया है ताकि ऑडिटर के पास में पूरी इंडिपेंडेंस रहती है कि हाँ भाई मैं तो फ्रॉड ढूंढूंगा, मैं तो फ्रॉड ढूंढूंगा. 3 चीजें, बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 30 days, विद इन 60 days. इसको वहां पे पेन डाउन ही कर लीजिए. और आगे रिमूव ऑडिटर, इस प्रोसेस से यू कैन रिमूव ऑडिटर. Pretty easy, right? अभी तक I'm telling you इस चैप्टर को वापस हम रिवाइज करेंगे. इस चैप्टर के अंदर कोई भी चीज टफ नहीं है. It's just again I'll say the chapter is a little lengthy. That's it.
चलिए इसके बाद में आता है रेजिग्नेशन। यारों इससे तो इजी टॉपिक ही नहीं हो सकता। रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है तो उसको वो रेजिग्नेशन देना है कंपनी को और आरओसी को, और वो अगर एक गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्टर था तो उसको देना है कंपनी को, आरओसी को और सीएजी को। बस चलिए, और साथ में उसको रीजन भी देना है, दैट्स इट। याद रहेगा ना, ऑफ कोर्स, बड़ा इजी है, आरओसी और जिसने अपॉइंट किया था। चलिए नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। यारों द प्रिंसिपल रूल फॉर रेम्यूनरेशन इज, रेम्यूनरेशन वो डिसाइड करता है जिसने आपको अपॉइंट किया है, जिसने आपको अपॉइंट किया है। एंड हेंस फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? बीओडी। तो रेम्यूनरेशन भी बीओडी डिसाइड करता है। सब्सीक्वेंट ऑडिटर कहां अपॉइंट होता है? जनरल मीटिंग, एंड हेंस उसका रेम्यूनरेशन भी जनरल मीटिंग पे होता है। अगर आप याद करेंगे तो ऑर्डिनरी बिजनेस का जो फोर्थ पॉइंट था, दैट वाज नॉट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, दैट वाज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, क्योंकि उसका रेम्यूनरेशन भी वहीं पे डिसाइड होता है। चलिए उसके बाद में आता है ब्रांच ऑडिट। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था, सब लोग ध्यान से। एक क्वेश्चन आया कि मान लीजिए आई एम अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ रिलायंस, आई एम अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ रिलायंस। तो रिलायंस की इतनी सारी इंडिया में ब्रांच है ना, तो उन सब ब्रांच का भी ऑडिट मैं ही करूंगा क्या? नहीं छोड़ो, पॉसिबल है क्या? For a company like Reliance, it is impossible ना. It is impossible that a person can audit all the branches as well. पर मान लीजिए एक छोटी सी कंपनी, शुक्लेचा ट्रेडिंग कंपनी, उसका क्या है, उदयपुर में हेड ऑफिस है, जयपुर और कोटा में उसकी ब्रांचेस हैं। तो एक स्टेट ऑडिटर के लिए पॉसिबल है ना, पहले उदयपुर की ब्रांच को ऑडिट कर लिया, फिर कोटा की ब्रांच को कर लिया, फिर जयपुर की ब्रांच को कर लिया। तो कहीं ना कहीं इफ इट ऑल योर कंपनी इज स्मॉल, तो इट इज पॉसिबल दैट योर कंपनीज ऑडिटर can audit all the branches also, but if all your company is large, it is not possible. And hence यहाँ पे हम जनरल रूल नहीं बना सकते कि जो हमारे कंपनी का ऑडिटर ही ऑडिट करेगा या फिर कंपनी का ऑडिटर ऑडिट नहीं करेगा। जनरल रूल बनाना गलत हो जाएगा। एंड हेंस द रूल इज ब्रांच ऑडिट कैन बी डन either by company's auditor, branch audit can be done either by company's auditor or by any other qualified person. मतलब हाँ, जो और ऑडिटर है वो भी सीए होना चाहिए, वो भी क्वालिफाइड तो होना चाहिए। इट कैन बी डन ईदर बाय कंपनीज ऑडिटर, जो हेड ऑडिटर है हमारा, या फिर ब्रांच ऑडिटर कैन बी डन बाय एनी अदर क्वालिफाइड पर्सन। वेरी इजी। चलिए अब मुझे पूरा फोकस नहीं चाहिए। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, section 143 subsection 12. Again I'll say, I don't force you people to remember sections, but a few sections if you'll remember it will be great. कौन से sections की बात करता हूं मैं जब कहता हूं? मैंने आपको sections याद कराए थे 164 के सीरीज वाले, राइट? और 464 सेक्शन किसका था? 464 इलीगल एसोसिएशन। फ्रॉड का था 447। कुछ सेक्शंस, तो इन सेक्शंस की एक लिस्ट बना लेंगे, हार्डली 10 से 12 सेक्शन। होता क्या, इनमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बैठते ही बैठते हैं, इनमें 2-3 क्वेश्चन बैठती हैं, तो उनको अगर आप शुरू में अटेम्प्ट कर लेंगे अलॉन्ग विद सेक्शन तो इट गुड। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं यारों, एग्जाम में तूफानी करने का कोशिश मत करना। आई विल टेल यू क्या होता है, आई विल टेल यू। सबसे पहले क्राउड डिवाइड होती है 2 हिस्सों में। 60 मतलब समझिए 50% जो सेक्शन याद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, 50% जो कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कोशिश भी करें सेक्शन याद करने की, वो अपना फिर टाइम कंसेप्ट, देखिए एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम सेक्शंस पे नहीं, आपका टाइम कंसेप्ट्स पे रहना चाहिए। कंसेप्ट तो समझ लो पहले। प्रोफेशनल में सेक्शन और फॉर्म नंबर याद करोगे तो मेक सेंस, अभी नहीं। तो अभी क्या, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो। कुछ लोग अभी से सेक्शन पे लगते हैं, तो वो एट द एंड सिर्फ सेक्शन रटने पे लग जाते हैं और वो कंसेप्ट्स पे गिव अप हो जाता है। और उसमें भी ट्रस्ट मी, नो मैटर यू आर अ रैंकर, यहाँ पे ऑफ कोर्स क्लास में फाउंडेशन के बहुत रैंकर भी बैठे हैं, नो फ्यू पीपल। तो कैसा है, नो मैटर यू आर अ रैंकर, एग्जाम में जब घुसते हैं तब आपकी मेरी सबकी फटी पड़ी रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है। भले ही आप रैंकर हैं, हर एक आदमी को डर लगता है, कैसे नहीं लगेगा यार, एग्जाम देने जा रहे तो डर तो लगता ही है ना। तो कैसा है, उस डर के अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको 1 एग्जैक्ट सेक्शन नंबर से याद है। अब फंबल कंसेप्ट फिट होते हैं, याद रहते हैं, बट जो चीज रटी है सेक्शन नंबर में, कंसेप्ट क्या है याद ही रखना है ना। कोई कंसेप्ट थोड़ी कि भाई इसको सेक्शन 1 दिया बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कोई लॉजिक नहीं है। इट्स जस्ट 1 और 2 का फिर भी लॉजिक हो जाएगा, बाकी सेक्शंस का कोई लॉजिक नहीं है ना। एंड याद ही रखना है। फिर एग्जाम में हमारा हल्का सा भी कॉन्फिडेंस, मोराइल डाउन होता है, वी हेजिटेट इन राइटिंग द सेक्शन, क्योंकि हर एक टीचर ने डरा के बोला है भाई भले ही मत लिखना लेकिन गलत मत लिखना, भले ही छोड़ के आना सेक्शन नंबर मत लिखना लेकिन गलत सेक्शन नंबर मत लिखना। तो वहां पे हम 4 बार सोचते हैं, लिखूं नहीं लिखूं, लिखूं नहीं लिखूं। वहां पे हम 2 मिनट तो वेस्ट कर देते हैं और एट द एंड हम नहीं लिखते हैं। ट्रस्ट मी, एट द एंड हम नहीं लिखते हैं। जो लोग लिख के आते हैं, अगेन आई एम सेइंग 70% लोग गलत सेक्शन लिखते हैं। मैं सेक्शन 8 हटा देता हूं, ऐसे कोई याद, जो इजी सेक्शन से हटा दो, बाकी जो भी लोग लिखने जाते हैं सेक्शंस गलत लिखते हैं। तो माय पॉइंट इज, व्हाई टू वेस्ट सो मच ऑफ एफर्ट्स,
इतने एफर्ट्स ही वेस्ट क्यों कर रहे हो? डे वन से क्लियर रखो माइंडसेट कि मुझे फोकस किस पे करना है, सारे सेक्शंस, सारे कंसेप्ट्स पे। जो कुछ सेक्शंस हैं ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, कुछ सेक्शंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे कि ट्रस्ट में आप कितना भी चाहेंगे 164 167 आप भूल ही नहीं सकते, आप भूल ही नहीं सकते। तो इट इज जस्ट कि कुछ सेक्शंस जो ऑटोमेटिकली याद हो रहे हैं ना, उनको होने दो। अपनी तरफ से वो रटने की एक लिस्ट बना के याद रखना है, वो मत करो, वो मत करो। कुछ सेक्शंस ऑटोमेटिकली आएंगे, बाकी एग्जाम में हार्डली कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सेक्शन बेस्ड होते हैं कि सेक्शन नहीं पता है तो आंसर नहीं कर पाएंगे, हेंस और वो इंपॉर्टेंट में कवर होता है। चलिए हम यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। सब लोग यहाँ पे सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, दिस इज फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर। दिस इज फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर। मान लीजिए मैं हूं एक ऑडिटर, मुझे एक कंपनी की ऑडिट करते समय वहां पर कोई फ्रॉड मिला, क्या करना होगा? सब लोग ध्यान से, ये मैं ऑडिटर हूं, while I was auditing financial statements, very important section 143 subsection 12, very important, fraud reporting by auditor। ये मैं जब ऑडिट कर रहा था मुझे मिला एक फ्रॉड, मुझे सबसे पहले उस फ्रॉड के बारे में किसे बताना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमेटी। सबसे पहले आई हैव टू रिपोर्ट, एंड नॉट जस्ट एंड I just do not have to give them a report. I have to ask for a justification. अरे मैं तुम्हारा ही तो ऑडिट करने आया हूं, तुम्हारी कंपनी के अंदर ये फ्रॉड कैसे हो गया? I'll give them a report and I'll ask for a justification. सब लोग ध्यान से, ये रिपोर्ट मुझे देनी है जैसे मुझे फ्रॉड मिला ना उसी टाइम, जैसे फ्रॉड मिला लगेज मुझे उसी टाइम पे एक रिपोर्ट देनी है उन लोगों को, बट नॉट लेटर देन 2 days। मतलब हाथों हाथ देनी है, बट थोड़ा डिले भी हो गया तो भी 2 days के अंदर तो उनको बोलना ही है और उनसे जस्टिफिकेशन मांगना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुझे उस पे उनका कमेंट, उस पे उनका रीजन, उनका जो जस्टिफिकेशन है वो उन्हें मुझे देना है विद इन 45 days। कि ये लोग उनको फ्रॉड के बारे में तह तक जाएंगे, एम्प्लॉय से पूछेंगे, सारी चीजें कर ली और उसके बाद में इन्हें मुझे ये रिपोर्ट दे देनी है विद इन 45 days। मेरे पास क्या गया? जो फ्रॉड की रिपोर्ट थी और इस पे इनका जस्टिफिकेशन। नाउ दिस ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या देना है? सब लोग ध्यान से, सबसे पहले तो वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के साथ में उनका जो जस्टिफिकेशन आया, इस जस्टिफिकेशन पे मेरा क्या कमेंट है? मैं क्या सेटिस्फाइड हूं एज ऑडिटर कि हाँ उनका जस्टिफिकेशन सही है यार, क्या कि नहीं यार ये लोग कोई मतलब नहीं है, ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, तो मुझे उसके ऊपर मेरा कमेंट देना है और ये सारी चीजें मुझे वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करनी है विद इन 15 days। दिस इज फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय ऑडिटर। बड़ा इजी है, मैं ऑडिटर हूं, मुझे जैसे ही मिला सबसे पहले किसके पास जाऊंगा? बीओडी या ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी तो उसको बोलूंगा, नहीं तो बीओडी को बोलूंगा। उसको बोला, उससे क्या मांगूंगा? जस्टिफिकेशन। रिपोर्ट, जस्टिफिकेशन और कमेंट किसे दूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई साहब आप देख लो ये फ्रॉड मिला है मुझको। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले रिपोर्ट देना इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन, उनका जस्टिफिकेशन आ जाना चाहिए विद इन, और मुझे सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी विद इन 15 days। वेरी इजी राइट? दैट इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। दैट्स इट। एक लास्ट टॉपिक आता है कॉस्ट ऑडिटर का। देखिए कैसा है यारों, आपने देखा होगा ना कुछ लोगों को जिनको शायद मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर देंगे, कुछ लोग होते हैं लाइब्रेरी में जाते हैं, आप लोग सालों से वहीं पर हैं, अरे यारों कोर्स ही ऐसा है, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। CWA, हमारे परम पूजनीय कुछ लोग होते हैं CWA कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, आप में से कोई क्लास में है जो कर रहा है तो अरे इट्स ओके यार, इट्स अ ग्रेट कोर्स। द प्रॉब्लम देयर इज, अब देखिए कुछ लोग हैं तो उनका दिल नहीं टूटना चाहिए ना। चलिए यहाँ पे माय पॉइंट इज, अरे यार आई टेल यू, चलिए हम पहले उसके स्कोप की बात है, फिर आप लोग खुद रियलाइज करेंगे प्रॉब्लम क्या है। अरे यार प्रॉब्लम क्या, इंस्टीट्यूट ही गलत है। आप उनके मॉड्यूल्स देखिए, मॉड्यूल्स ही गलत है। मतलब अपना कोई हो तो उसको रिकमेंड मत करना, बस इतना था। चलिए, एंड यू नो यूएस का जो सीएमए है उनके साथ में इंडियन सीएमए का कोलैबोरेशन है। अपना सीएमए कितने टाइम में होता है? टेन्योर पता है? यहाँ पे CWA सीएमए जो इनका नाम है चेंज करते रहते हैं 3 years,
फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, 3 साल लगता है। इनका कोलैबोरेशन है यूएससीएमए के साथ। यूएससीएमए कितने टाइम में होता है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में यूएससीएमए होता है। देयर आर 2 पेपर्स यू टू गिव। मुंबई में भी एग्जाम होता है, कंप्यूटराइज पेपर होता है, वो देकर आप यूएससीएमए बन सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। एंड यूएससीएमए और इंडियन सीएमए इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन कैसा है? अगर आपने यूएससीएमए भी किया है तो आप इंडिया में यू आर एज गुड एज अ सीएमए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ सीएमए। सेम अदर वे ऑल्सो। तो भाई ये 3 साल का क्यों रखा? And their course is just for 6 months. Of course, those 2 papers are damn difficult. Of course ना, जो आपको 3 साल में सिखाने की कोशिश करे वो 2 पेपर में, 2 पेपर, सिर्फ 2 पेपर होते हैं, and you get a designation of a CMA. And what am I saying? It is as good as an Indian CMA. As good as. अरे designation है MOU. अगर आप CMA की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे क्लियरली आएगा MOU between US CMA and Indian CMA. उनका डेजिग्नेशन है, MOU हो चुका है। उसके बीच में अगर आपने US का भी किया ना तो आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। इंडिया में प्रैक्टिस करो एज अ CMA, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। You can do that in 6 months. And यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? 3 years. और 3 years में तो करा हुआ मुझे आज तक नहीं मिला। अरे मतलब कैसा, मतलब उनका रिजल्ट ऐसा रहता है जैसे कि मतलब ऐसा ढूंढना पड़ता है कहाँ पास हुआ। मतलब पॉइंट, मतलब हमारे यहाँ कैसा है 5% 10% तो रहता है, उनका 1 से भी कम होता है। मतलब पॉइंट में रिजल्ट आए हुए उनके कि 0.72 पास हुए। 0.72, 100 में से एक भी पास नहीं हुआ है, ऐसे रिजल्ट आए हुए। उसके बहुत रीजंस भी हैं, लेकिन इट इज जस्ट के इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। छोड़िए, मैं वापस बह जाता हूँ, इसलिए हम आते हैं कंसेप्ट पे। हमारा चला था कॉस्ट ऑडिट। पहले कॉस्ट ऑडिट के लिए रिक्वायरमेंट देखते हैं कैसा है यारों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सबको मेंटेन करना है, इसलिए सबको स्टैट्यूटरी ऑडिट की जरूरत भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना। देयर आर अब कहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, तू कर ले मैं कर लेती हूँ, यहाँ पे आइए बाद में डिस्कशन, कुछ भी करते हैं हम लोग। हाँ चलिए यहाँ पे, चलिए आ जाइए। हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑडिट। देखिए कैसा है, देयर आर वेरियस कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अ फ्यू कंपनीज टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, दुनिया में इतनी सारी कंपनीज है, उन सबको तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं रखने। उनमें से कुछ कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट या क्लास ऑफ कंपनी हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि इतनी कंपनीज में से सिर्फ इतनी सी कंपनी बची जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन भी करना है। उन कंपनीज में से सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अ क्लास ऑफ कंपनीज अमंग दोस कंपनीज हु हैव टू गेट देयर कॉस्ट ऑडिट डन। मतलब सब में से कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, उन कुछ में से कुछ कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना है, ये कॉस्ट ऑडिट करते हैं CMAs, ये कॉस्ट ऑडिट CMAs। तो यहां पर क्या है, उसके लिए हमारे सिलेबस में इतना क्या है, उसकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देखिए नोट्स में। Cost auditor has to give the report to the company and company has to give the report to the central government. Thereafter, if at all the central government, क्यों central government को? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने तो क्लास को प्रिस्क्राइब किया था कि किस किस को कॉस्ट ऑडिट करवाना है, एंड हेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। एंड इफ एट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स कि नहीं यार ये तो ये रिपोर्ट आ गई लेकिन और कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो वो फर्दर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है, एकदम कंफर्टेबली यहीं पे। वेरी इजी टॉपिक। यहाँ पे हमने चैप्टर को इस तरह से डिवाइड किया था। चैप्टर में हमने पढ़ा है क्या क्या, सबसे पहले अकाउंट्स फिर ऑडिट। बुक को छोड़ दीजिए आराम से। सबसे पहले हमने देखा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मुझे बताइए 3 चीजें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होनी चाहिए। हमने याद कैसे किया था, ट्रेडिंग से क्या याद आना चाहिए, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड। थर्ड पॉइंट असेट्स एंड लायबिलिटीज। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन रहना कंपलसरी है, ऑप्शनल है। अक्रूवल डबल एंट्री कंपलसरी है। आई कैन मेंटेन इट एट माई रजिस्टर्ड ऑफिस और इन इंडिया। I have to inform ROC within 7 days. Financial statements comprised of 5 things. First one, क्या हो गया यारों? फर्स्ट वन बैलेंस शीट, P&L, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। P&L के साथ में है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेनेटरी नोट्स। चलिए ये हुआ हमारा फाइनेंशियल। इसके अंदर हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कौन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, चेयरमैन और 2 डायरेक्टर्स, वन ऑफ हुम शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर। CEO ओनली इफ ही इज अ थर्ड और फोर्थ CFO CS। एकदम कंफर्टेबली देख लिया। हमने पढ़ा अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वैसे तो फॉलो करना है, अगर फॉलो नहीं किया तो 3 चीजें डिस्क्लोज करनी। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ सच। बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबली ये देखा हमने विद रिस्पेक्ट दिस थिंग। हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर किस किस कंपनी पे कंपलसरी है। अगर